अजय ने रुद्र को देखा और धीमी आवाज में कहा, मैं रुद्र के बैकग्राउंड के बारे में पक्का नहीं हूं, लेकिन कुछ दिन पहले जब हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स मीट हुई थी तो रुद्र ने बहुत सारे स्पॉन्सर को बुलाया था। इसलिए अगर वह सच में सिर्फ एक गरीब लड़का है तो वो इतने अमीर लोगों को नहीं जान पाएगा। हालांकि अजय, राकेश और बाकी लोग तब आसपास नहीं थे जब मुंबई यूनिवर्सिटी में स्कूल स्पोर्ट्स मीट हुई थी, लेकिन उन्होंने स्कूल में जो कुछ हुआ था उसके बारे में थोड़ा बहुत सुना था। रुद्र को अब मुंबई यूनिवर्सिटी में एक सेलिब्रिटी माना जाता था। रुद्र की पहचान को लेकर अनगिनत अटकलें थी। इससे पहले जब अजय रिसोर्ट में था, उसने योगेंद्र को रुद्र के साथ ऐसा व्यवहार करते देखा और उसे ये काफी अजीब लगा। फिर स्पोर्ट्स मीट की स्पॉन्सरशिप भी थी, इसलिए अजय को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है और अब रुद्र ऐसे कार्यक्रम में यहां था। अजय, राकेश और बाकी लोग यहां इसलिए आ पाए थे क्योंकि वे पिछले दरवाजे से अंदर आए थे, लेकिन रुद्र भी यहां था। ये सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई थी। अगर अजय एक मूर्ख भी होता तो वो ये समझ पाता कि कुछ गलत हो रहा है। क्या हमने अभी कुछ स्पॉन्सर को नहीं बुलाया? इसमें इतना खास क्या है? जब इंद्रसेन ने अजय की बातें सुनी तो वो बहुत घृणित लग रहा था। उसने अपने होंठ सिकोड़कर जवाब दिया, अगर किसी और ने इन स्पॉन्सर को बुलाया होता तो मुझे हैरानी नहीं होती, लेकिन मुंबई यूनिवर्सिटी में हर छात्र जानता है कि रुद्र एक गरीब हारा हुआ व्यक्ति है। अब जब इस गरीब हारे हुए व्यक्ति के पास इतना ताकतवर नेटवर्क है तो कुछ तो सही नहीं है। अजय ने धीमी आवाज में विश्लेषण किया और फिर आगे कहा, आज की पार्टी के लिए नियम इतने सख्त हैं, लेकिन रुद्र अंदर आ सका। इसकी केवल दो संभावनाएं क्या है? इंद्रसेन ने भौहें चढ़ाकर और उलझन में पूछा। या तो रुद्र चोरी छिपे अंदर आया या रुद्र का कोई बैकग्राउंड है। अजय ने धीरे धीरे कहा, अजय, क्या तुम पक्का हो कि तुम ज्यादा नहीं सोच रहे हो? इंद्रसेन ने थोड़ा भौहें चढ़ाकर और लाचार होकर कहा, मुझे लगता है कि अजय जो कह रहा है वह सही है। जो लोग इस पार्टी में भाग ले सकते हैं वे साधारण लोग नहीं हैं। हमारे लिए ज्यादा सतर्क रहना बेहतर है। लेकिन इस पल में तेजस्विनी ने भी बात की। तेजस्विनी की बातें सुनने के बाद इंद्रसेन की आंखों में लाचारी का एक निशान झलका और फिर उसने बेचैनी से पूछा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? वो बस इस बच्चे को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता, है ना? ये बहुत आसान है। मैं अपने दोस्त से पता लगाऊंगा कि रुद्र कैसे अंदर आया। अगर वह चोरी छिपे अंदर आया तो वो बड़ी मुसीबत में होगा। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। मिस्टर नेहाल स्वाभाविक रूप से हमें उसे सबक सिखाने में मदद करेंगे। अगर वह चोरी छिपे अंदर नहीं आया तो हम रुद्र के बैकग्राउंड की भी जांच कर सकते हैं। उस समय ये बहुत देर नहीं होगी कि हम ये सोचें कि उससे कैसे निपटना है। अजय पहले ही सोच चुका था कि क्या करना है और उसने अपना विचार साझा किया। जब तेजस्विनी ने ये सुना तो उसने धीरे से सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, अजय सही है, हम लापरवाह नहीं हो सकते। इस बच्चे से निपटने से पहले मामले की स्पष्ट रूप से जांच करना बेहतर है। तो जाकर अपने दोस्त से पूछो। इंद्रसेन का स्वभाव गर्म था और उसने जल्दी से अजय पर चिल्लाया, धैर्य रखो। अजय ने धीरे से जवाब दिया, फिर राकेश के पास चला गया। राकेश के साथ कुछ बातें करने के बाद राकेश श्रीराम को खोजने लगा। आखिरकार श्रीराम का पिता होटल का जनरल मैनेजर था। ये पता लगाना बहुत आसान था कि रुद्र कैसे अंदर आया। कुछ मिनट बाद श्रीराम लौट आया। जब रुद्र होटल में दाखिल हुआ तो उसकी पंजीकृत पहचान कंचन के ड्राइवर असिस्टेंट के रूप में थी। इसलिए अजय, इंद्रसेन और बाकी लोगों ने सोचा कि कंचन रुद्र के पीछे थी। कंचन कौन है? मैंने उसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? तेजस्विनी ने उलझन में पूछा। कंचन एक सूचीबद्ध कंपनी की अध्यक्ष है। मैंने उसे पहले कुछ बार देखा है। वो काफी खूबसूरत है और उसकी काया बहुत अच्छी है। इंद्रसेन ने बिना सोचे समझे जवाब दिया। दरअसल इंद्रसेन ने पहले कंचन का पीछा किया था। आखिरकार कंचन इतनी ज्यादा मांग वाली महिला थी। इंद्रसेन बहुत लालची था। हालांकि क्योंकि कंचन का परिवार भी एक बड़ा परिवार माना जाता था, इंद्रसेन ने अस्वीकार किए जाने के बाद कंचन को परेशान करना जारी नहीं रखा। क्या कंचन का कोई और बैकग्राउंड है? तेजस्विनी ने पूछना जारी रखा।
मुझे नहीं लगता सामान्य परिस्थितियों में वह इस पार्टी में भाग लेने के योग्य नहीं होती। बस इतना है कि उसकी कंपनी ने सबवे प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाने में भाग लिया है, इसलिए वह यहां रहने के योग्य है। श्रीराम तेजस्विनी से बहुत डरता लग रहा था, इसलिए उसने सम्मानपूर्वक जवाब दिया, तो क्या आप दोनों अब राहत महसूस कर रहे हैं? इंद्रसेन ने खुशी से तेजस्विनी और अजय से पूछा, यह जानने के बाद कि रुद्र का कोई और बैकग्राउंड नहीं है। तेजस्विनी ने कुछ और नहीं कहा। अजय थोड़ा गंभीर लग रहा था। यह उचित लगा कि रुद्र कंचन को जानता था और इतने सारे स्पॉन्सर को बुला सकता था। अर्पित पुखरेजा का आना एक संयोग होना चाहिए। अजय को नहीं लगा कि रुद्र वास्तव में अर्पित पुखरेजा को जानता था। आखिरकार अर्पित पुखरेजा का बेटा इंद्रसेन यहां था। हालांकि अजय ये नहीं समझ पाया कि योगेंद्र रुद्र से इतना डरता क्यों था। कंचन का प्रभाव अजय और राकेश की तुलना में भी नहीं था। क्या योगेंद्र कंचन जैसी किसी से डरता होगा? इंद्रसेन ने अजय को बात जारी रखने का मौका नहीं दिया। वह जल्दी से रुद्र की ओर चला गया। जब अजय ने इंद्रसेन को जाते हुए देखा तो उसकी आंखों में लाचारी का एक निशान झलका, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आखिरकार रुद्र के साथ मुसीबत खोजने वाला वो नहीं था। जब रवीना ने इंद्रसेन को उनकी ओर आते देखा तो वह थोड़ी घबरा गई। उसे चिंता थी कि इंद्रसेन और बाकी लोग आकर रुद्र के लिए मुसीबत खड़ी करेंगे। इंद्रसेन जरूर किसी अच्छे काम के लिए नहीं आया होगा। रुद्र, मैं बाहर जाकर ताजी हवा लेना चाहती हूं, क्या तुम मेरे साथ आओगे? रवीना जानती थी कि अगर वह उसे मना भी करेगी तो रुद्र नहीं जाएगा, इसलिए उसने एक बेतरतीब बहाना खोजा और उसे अपने साथ शामिल करना चाहती थी। ठीक है, रुद्र ने अपने हाथ में रखी पेस्ट्री नीचे रख दी और धीरे से सिर हिलाया। चलो चलते हैं। जब रवीना ने देखा कि रुद्र सहमत हो गया है तो वो उसे बिना किसी हिचकिचाहट के दूर खींच कर ले गई। अरे लड़के, वहीं रुको। हालांकि रवीना रुद्र को हॉल से बाहर ले जा पाती, इससे पहले ही इंद्रसेन ने उसे पकड़ लिया और रुद्र पर चिल्लाया। जब रवीना ने यह सुना तो उसकी आंखों में निराशा का एक निशान झलका। वो नहीं जानती थी कि क्या करना है। मूल रूप से रुद्र रवीना के साथ ताजी हवा लेने के लिए बाहर जाना चाहता था। हालांकि इससे पहले कि वे हॉल से बाहर जा पाते, उन्होंने इंद्रसेन को पीछे से चिल्लाते हुए सुना। तो रुद्र अवचेतन रूप से रुक गया और इंद्रसेन की ओर मुड़ा। इंद्रसेन रुद्र के पास चला गया और उसे सिर से पैर तक देखा। फिर उसने ठंडे लहजे में कहा, लड़के, हम फिर से मिले। रुद्र कुछ भ्रमित था क्योंकि उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? तुम क्यों? रुद्र के शब्दों को सुनने के बाद इंद्रसेन अवाक रह गया। उसने रुद्र को घूरकर देखा और उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब देना है। लड़के, मेरे साथ नाटक मत करो। क्या तुम मुझे नहीं जानते? इंद्रसेन ने रुद्र की ओर इशारा किया और चिल्लाया, मैं नहीं जानता। रुद्र ने बिना सोचे समझे सिर हिलाया। इस समय रुद्र नाटक नहीं कर रहा था, बल्कि उसे वास्तव में इंद्रसेन याद नहीं था। पिछली बार मुंबई यूनिवर्सिटी में तुमने मेरी योजना को बर्बाद कर दिया। अब तुम कह रहे हो कि तुम मुझे नहीं जानते। इंद्रसेन ने रुद्र को याद दिलाया। तभी रुद्र को एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा युवक वही युवक था जिसने लाइंजी पार्क को परेशान किया था और जिसे उसने पीटा था। हालांकि रुद्र हाल ही में प्रिया के बारे में सोच रहा था और लाइंजी और इंद्रसेन को बहुत पहले ही भूल गया था। ओह, ये तुम हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? रुद्र अभी भी बहुत शांत था। जब इंद्रसेन ने रुद्र के शांत चेहरे को देखा तो उसकी आंखों में संदेह की एक झलक दिखी। अगर ये एक सामान्य व्यक्ति होता जिसे इस तरह से सवाल किया जाता तो वे इतना डर जाते कि उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करना है। हालांकि रुद्र बेपरवाह लग रहा था। उससे बात करते समय उसका रवैया भी बहुत सामान्य था। मैंने पिछली बार जो हुआ था उसका हिसाब तुमसे नहीं लिया है। अब तुम वास्तव में मेरे सामने आने की हिम्मत करते हो? बाहर आओ और मेरे साथ बात करो। इंद्रसेन ने अपने दांत पीसकर रुद्र से ठंडे लहजे में कहा। वह जानता था कि रुद्र के कौशल बहुत अच्छे थे और वह रुद्र का मुकाबला नहीं था, इसलिए उसने रुद्र को बाहर ले जाकर उससे निपटने की योजना बनाई। मेरे पास तुमसे बकवास करने का समय नहीं है, रुद्र ने हल्के से कहा।
तुम्हारे पास मुझसे बकवास करने का समय नहीं है। जब तुम मेरे पीछे पीछे चलोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास समय है या नहीं। इंद्रसेन ने रुद्र पर चिल्लाया। इंद्रसेन, तुम क्या कर रहे हो? रुद्र मेरा दोस्त है। क्या तुम मुझे कुछ सम्मान दे सकते हो और रुद्र के लिए चीजें मुश्किल नहीं कर सकते? रवीना रुद्र के सामने खड़ी हो गई और इंद्रसेन पर धीमी आवाज में चिल्लाई, तुम्हें सम्मान दूं? जब इंद्रसेन ने रवीना के शब्दों को सुना तो वो हंसने से खुद को रोक नहीं सका। फिर उसने हल्के से कहा, मैं तुम्हें सम्मान क्यों दूं? रवीना अवाक थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। उसने इंद्रसेन के इतने अभिमानी होने की उम्मीद नहीं की थी। वास्तव में इंद्रसेन मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि रवीना नवीन की बेटी थी। अगर यह अतीत में होता तो इंद्रसेन शायद रवीना को कुछ सम्मान देता। हालांकि जब से रुद्र ने इंद्रसेन की योजना को बर्बाद कर दिया, इंद्रसेन रुद्र से बहुत नफरत करता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि वह जल्द ही मिस्टर सिंघानिया जैसे एक बड़े व्यक्ति को जानने में सक्षम होगा, इसलिए उसे रवीना को अपनी नजरों में रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस बार इंद्रसेन की पार्टी में भागीदारी मुख्य रूप से अर्पित पुखरेजा द्वारा व्यवस्थित की गई थी। यह देखकर कि दो बहनों सानवी पोखरेजा और तन्वी पोखरेजा ने कोई प्रहती नहीं की थी, वो रुद्र को खुश करने के लिए बहुत उत्सुक था। आखिरकार उसे जल्द ही स्थानांतरित किया जाने वाला था। वह आगे सुधार करने के लिए रुद्र के साथ अपने संबंध का उपयोग करना चाहता था। इसलिए अर्पित पोखरेजा इंद्रसेन को रुद्र से मिलवाना चाहता था। आखिरकार इंद्रसेन रुद्र के समान उम्र का था। इसके अलावा इंद्रसेन के पास खेलने में अच्छा होने के अलावा कोई अन्य लाभ नहीं था। इसलिए अर्पित पोखरेजा को लगा कि इंद्रसेन फैमिली और रुद्र के बीच के रिश्ते को बेहतर बनाने में सक्षम हो सकता है। इसे सीधे शब्दों में कहें तो अर्पित पोखरेजा चाहता था कि इंद्रसेन रुद्र का चमचा बने। इंद्रसेन भी मिस्टर सिंघानिया जैसे एक बड़े व्यक्ति को जानने का मौका पाकर बहुत खुश था। उसे लगा कि अगर वो भविष्य में मिस्टर सिंघानिया जैसे किसी व्यक्ति को जान सकता है तो पूरे पुणे में बहुत से लोग उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसलिए इंद्रसेन ने रवीना को अपनी नजरों में नहीं रखा। राधिका, आराध्या और अन्य लोगों ने भी यहाँ की स्थिति को देखा, इसलिए वे सभी तमाशा देखने के लिए आगे बढ़ गए। इस समय राधिका का रुद्र के प्रति प्रभाव बहुत कम हो गया था, इसलिए वह रुद्र की मदद नहीं करना चाहती थी। वह देखना चाहती थी कि इंद्रसेन रुद्र को सबक सिखाए। एक बार जब रुद्र ने पीड़ित हो जाता तो वह भविष्य में इतना अभिमानी नहीं होगा। इंद्रसेन, क्या हो रहा है? कंचन रुद्र के पास जल्दी से आई और इंद्रसेन से भौहें चढ़ाकर पूछा, मिस पाटिल, मेरा इस लड़के के साथ एक व्यक्तिगत झगड़ा है। मैं बाहर जाकर उससे बात करना चाहता हूं। इंद्रसेन मुड़ा और कंचन को उदासीनता से देखा क्योंकि उसने भावहीनता से जवाब दिया। कंचन दूसरी ओर असहाय लग रही थी। वो मुड़ी और रुद्र को देखा। वो समझ नहीं पा रही थी कि रुद्र ने इंद्रसेन जैसे किसी व्यक्ति को कैसे उकसाया था। कंचन भी इंद्रसेन की पहचान और पृष्ठभूमि के बारे में बहुत स्पष्ट थी। उसे इसके बारे में अब पता नहीं था। रवीना, चलो चले। इस क्षण रुद्र ने अचानक रवीना पर चिल्लाया, लड़के, क्या मैंने कहा कि तुम जा सकते हो? यह देखकर कि रुद्र जाने वाला था, इंद्रसेन ने जल्दी से चिल्लाया। इस समय इंद्रसेन को लगा कि रुद्र इसलिए जाना चाहता है क्योंकि वह डर गया था। मैं जाऊं या नहीं, इसका तुमसे क्या लेना देना है? रुद्र ने कुछ गुस्से वाले चेहरे के साथ जवाब दिया। फिर इससे पहले कि इंद्रसेन प्रतिक्रिया दे पाता, उसने जारी रखा, मैं अभी अच्छे मूड में नहीं हूं। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि मुझे उकसाओ मत, वरना अगर तुम मुझे वास्तव में उकसाते हो तो मैं तुम्हें तब भी नहीं छोड़ूंगा जब तुम्हारे पिता घुटने टेककर मुझसे भीख मांगे। रुद्र के बोलने के बाद वहां मौजूद हर कोई अवाक रह गया, यहां तक कि रवीना, कंचन और बाकी लोग भी हाफने से खुद को रोक नहीं सके। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। राधिका का चेहरा निराशा से भरा हुआ था। उसने रुद्र के इतने अभिमानी होने की उम्मीद नहीं की थी। यहां कितने लोग नहीं जानते थे कि इंद्रसेन का पिता कौन था। इंद्रसेन को अपमानित करना एक बात थी, अब रुद्र अर्पित पुखरेजा को भी इस मामले में खींच रहा था।
वो जाहिर तौर पर इंद्रसेन को उकसा रहा था। कंचन जगह पर खड़ी थी और रुद्र को देख रही थी। वह चिंतित और असहाय दोनों थी। चीजें पहले से ही खराब थी। इस समय रुद्र के शब्दों ने निस्संदेह इंद्रसेन को नाराज कर दिया था। अगर मामला बिगड़ता है तो कंचन भी रुद्र को बचा नहीं पाएगी। जब अजय ने इस दृश्य को देखा तो उसकी आंखों में एक स्मग दिख रही थी, क्योंकि यही वो परिणाम था जिसे वह देखना चाहता था। इस समय अजय जानता था कि उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। उसे केवल तमाशा देखने की आवश्यकता थी। इंद्रसेन के चरित्र के आधार पर यह मामला आज यहां निश्चित रूप से समाप्त नहीं होगा। रुद्र की बातें सुनने के बाद इंद्रसेन का चेहरा भी अविश्वसनीय हो गया था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रुद्र में इतनी हिम्मत होगी कि वो इतने सारे लोगों के सामने उसके पिता को अपमानित करने का साहस करेगा। लगभग हर कोई जो मौजूद था वो इंद्रसेन के पिता अर्पित पोखरेजा को जानता था, और बहुत कम लोग उसे अपमानित करने की हिम्मत करते थे। देवनगर में अर्पित पोखरेजा को अपमानित करना व्यावहारिक रूप से मौत को दावत देना था। तुम मेरे पिता को अपमानित करने की हिम्मत करते हो? इंद्रसेन ने रुद्र पर चिल्लाते हुए, अपनी आंखें चौड़ी करते हुए गुस्से में कहा, यह अपमान नहीं है, मैं सिर्फ तथ्यों को बता रहा हूं। रुद्र ने शांति से जवाब दिया। उसे एक शांत भाव से देखते हुए जाहिर तौर पर उसके गुस्से से अप्रभावित था। मौजूद अन्य लोगों ने भी रुद्र को हैरान भाव से देखा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उसका आत्मविश्वास कहां से आया। रुद्र, सिर्फ इसलिए कि तुम कंचन को जानते हो, ये मत सोचो कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। तुमने अभी जो कहा है उसके आधार पर कोई देवता भी तुम्हें नहीं बचा सकता। इंद्रसेन ने रुद्र की ओर इशारा करते हुए जोर से चिल्लाया। क्या ऐसा है? इंद्रसेन की बातें सुनकर रुद्र मुस्कुराया और ठंडे लहजे में जवाब दिया, खैर, मैंने पहले ही कह दिया था। तुम मेरे साथ क्या करने की योजना बना रहे हो? कंचन ने घबराकर रुद्र को देखा। खुद को बेहद असहाय महसूस कर रही थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रुद्र उसके लिए इतनी परेशानी खड़ी करेगा, और वह ये नहीं समझ पा रही थी कि वो इतना जिद्दी क्यों था। अगर वह थोड़ा नरम हो गया होता तो इंद्रसेन इतना भयंकर गुस्सा नहीं होता। कंचन उसकी मंशा को बिल्कुल नहीं समझ पाई। मैं तुम्हारे साथ क्या करने की योजना बना रहा हूं? इंद्रसेन ने उसकी बातें सुनने के बाद हिचकिचाया, फिर कहा, रुद्र, ऐसा लगता है कि तुम सच में नहीं जानते कि मैं कौन हूं। पहले मैंने सोचा था कि तुम्हारे पास कोई पृष्ठभूमि है जो तुम्हें मुझसे निडर बनाती है, लेकिन अब मैं जानता हूं कि तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि मुझे अपमानित करने के लिए तुम्हारा क्या परिणाम होगा। क्या परिणाम? रुद्र ने सीधे पलटवार किया। आज मैं तुम्हें मुझे अपमानित करने के परिणाम दिखाऊंगा, इंद्रसेन ने उत्तेजना के साथ कहा। इंद्रसेन की बातें सुनकर राधिका, रवीना और अन्य लोग हक्के बक्के रह गए। उनके चेहरे डर से भर गए। वे जानते थे कि यह मामला आज और बढ़ जाएगा, क्योंकि इंद्रसेन कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा था। हालांकि कंचन इंद्रसेन जैसे किसी व्यक्ति को उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। वो बस खड़े होकर रुद्र को मुसीबत में नहीं देख सकती थी। तो वह जल्दी से रुद्र के सामने खड़ी हो गई और इंद्रसेन से कहा, मिस्टर इंद्रसेन, ये मत भूलिए कि आज कौन सा दिन है। ये मिस्टर रुद्र की पार्टी है। अगर आप यहाँ परेशानी पैदा करने की हिम्मत करते हैं तो क्या आप जिम्मेदारी उठा सकते हैं? मिस्टर रुद्र की पार्टी। इंद्रसेन हिचकिचाया। अचानक उसे अवसर का एहसास हुआ। अगर वह यहाँ परेशानी पैदा करता तो ये मिस्टर रुद्र को अपमानित करने के बराबर होगा। इंद्रसेन को दूसरों की परवाह नहीं थी, लेकिन मिस्टर रुद्र कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे वो अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकता था, चाहे वो कितना भी बहादुर क्यों न हो। वो ये भी जानता था कि मिस्टर रुद्र कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे उसके पिता को भी खुश करना पड़ता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस समय मिस्टर रुद्र उसके ठीक सामने खड़ा था। तो क्या अगर मैं मिस्टर रुद्र को अपमानित करता हूं, मैं भविष्य में व्यक्तिगत रूप से उनसे माफी मांगूंगा, लेकिन आज मैं इस बच्चे को जाने नहीं दूंगा। हालांकि इंद्रसेन ने रुद्र से निपटने के विचार को पहले ही छोड़ दिया था, फिर भी उसने इसे जाने देने से इनकार कर दिया। आखिरकार अगर वह सच में कंचन की बातों के कारण रुक जाता तो ये बहुत शर्मनाक होता,
और कंचन भी जानती थी कि वह अपने लिए बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था। इसलिए उसने कहा, मिस्टर इंद्रसेन, हम रुद्र को अब आपसे माफी मांगने दे और हम इस मामले को सुलझा हुआ मान सकते हैं। इंद्रसेन एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर पीछे तेजस्विनी की ओर मुड़ा। तेजस्विनी ने सीधे सिर हिलाया। उसे भी लगा कि मिस्टर रुद्र की पार्टी में परेशानी पैदा करना एक बुद्धिमानी भरा विकल्प नहीं था। इसके अलावा वे पहले से ही रुद्र की पहचान जानते थे, इसलिए भविष्य में उससे निपटना बहुत आसान होगा। अब उन्हें बस इतना चाहिए था कि वह माफी मांगे और इंद्रसेन को बाहर निकलने का रास्ता दे, और यह मामला समाप्त हो सकता था। बच्चे, अब मुझसे माफी मांगो और मैं तुम्हें आज जाने दूंगा। हालांकि इंद्रसेन अपने दिल में बेहद अनिच्छुक महसूस कर रहा था। चूंकि तेजस्विनी ने पहले ही सिर हिला दिया था, वो केवल अपने दांत पीस सकता था और रुद्र पर चिल्लाया। रुद्र का मूड पहले से ही अच्छा नहीं था, क्योंकि वो प्रिया की स्थिति के बारे में चिंतित था। इस समय इंद्रसेन द्वारा उकसाए जाने पर उसका मूड और भी खराब हो गया, और वो ये भी जानता था कि इस पार्टी में भाग लेने के बाद उसकी पहचान उजागर हो जाएगी। उस समय तक उसे अपनी पहचान छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए उसे अभी कोई चिंता नहीं थी। अगर तुम अब घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगते हो तो मैं तुम्हारे पिता के चेहरे के लिए पहले की घटना को भूल जाऊंगा। रुद्र ने इंद्रसेन से ठंडे लहजे में कहा। उसकी बातें सुनकर इंद्रसेन का चेहरा तुरंत उग्र हो गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसने पहले ही रुद्र को जाने देने की योजना बना ली थी, लेकिन रुद्र फिर भी उससे माफी मांगने की हिम्मत कर रहा था, और वह चाहता था कि वो घुटने टेक कर माफी मांगे। मौजूद हर किसी ने सदमे और भ्रम के भाव दिखाए। कंचन और रवीना और भी तबाह हो गए थे। आखिरकार ये कंचन के लिए एक मुश्किल से मिला अवसर था, लेकिन रुद्र की बातों ने न केवल अवसर को जब्त करने में विफल रहे, बल्कि सीधे संघर्ष को बढ़ा दिया। राधिका ने उसे निराश भाव से देखा। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। वह यह भी नहीं समझ पा रही थी कि ऐसी बातें कहने की हिम्मत कहां से आई। क्या रुद्र को लगता था कि वह कंचन को जानने के कारण अजय था? राधिका को लगा कि भले ही रुद्र आज इस आपदा से बच सकता था, लेकिन उसका भविष्य आशाजनक नहीं होगा। उसका चरित्र बहुत अभिमानी और दबंग था, और उसकी पृष्ठभूमि उसके वर्तमान रवैये का समर्थन नहीं कर सकती थी। एक युवा व्यक्ति के रूप में गर्व होना एक अच्छी बात है, लेकिन बहुत अभिमानी होना नहीं है। एक सच्चा आदमी परिस्थितियों के अनुसार ढालना जानता है और महान चीजें हासिल करने के लिए आवश्यक होने पर झुक सकता है। लेकिन इस समय रुद्र केवल घमंडी होना जानता था। अगर उसके पास सच में ऐसी योग्यता होती तो राधिका को लगा कि यह कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास इंद्रसेन को अपमानित करने की योग्यता बिल्कुल नहीं थी। रुद्र सच में हर किसी को नीचा दिखा रहा है। शायद वह सिर्फ रवीना के सामने दिखावा करना चाहता है, लेकिन उसे ये एहसास नहीं है कि उसे इसके लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। राधिका को लगा कि रुद्र ने इस तरह का व्यवहार इसलिए किया क्योंकि वह रवीना के सामने दिखावा करना चाहता था, लेकिन दूसरों की नजरों में उसका व्यवहार बेहद मूर्खतापूर्ण था। रुद्र के बोलने के बाद वहां मौजूद सभी लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे। जब रुद्र ने भीड़ की हैरान और भ्रमित नजरों का सामना किया तो उसका चेहरा शांत था, क्योंकि उसकी नजरों में इंद्रसेन एक चींटी जैसी हस्ती से ज्यादा कुछ नहीं था। उसे इंद्रसेन को एक ऐसी स्थिति में फंसाने के लिए बस एक वाक्य की जरूरत थी, जहां वह अपने जीवन में कभी भी स्थिति को पलटने का मौका नहीं पाएगा। इंद्रसेन को स्थिति की गंभीरता या उसके सामने खड़े व्यक्ति के खौफनाक होने का एहसास नहीं था। तो रुद्र के लगातार उकसावे के सामने इंद्रसेन आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया। वह आगे बढ़ा, रुद्र पर हमला करने का इरादा रखते हुए। अजय ने सोचा कि अगर इंद्रसेन अब लड़ाई शुरू करता है तो यह निश्चित रूप से उसे खसाएगा। वो उस महान मिस्टर रुद्र को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत इंद्रसेन को रोक लिया और फुसफुसाया, इंद्रसेन, शांत हो जाओ। अगर तुम अब कुछ करने की हिम्मत करते हो तो ये मिस्टर रुद्र को नाराज करने के बराबर है। मेरे पिता मिस्टर रुद्र को जानते हैं। जब मैं इस लड़के से निपट लूंगा तो मैं उन्हें समझाऊंगा। इंद्रसेन चिल्लाया। इंद्रसेन के शब्दों को सुनकर रुद्र असहाय होकर मुस्कुराया और चुपचाप आह भरी कि वो अर्पित पुखरेजा से सिर्फ एक बार मिला था।
इसलिए उन्हें परिचित बिल्कुल नहीं माना जा सकता था। भले ही अंकल अर्पित पुखरेजा मिस्टर रुद्र को जानते हो, अगर तुम अब कुछ करते हो तो ये निश्चित रूप से बड़ी परेशानी का कारण बनेगा। इसके अलावा यह लड़का रुद्र साधारण नहीं है। अगर सच में लड़ाई हुई तो तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। अजय ने जल्दी से आगे कहा, तो तुम्हें क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? इंद्रसेन को लगा कि अजय के शब्दों में कुछ समझदारी है, इसलिए एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने पूछा। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद अजय ने रुद्र से फुसफुसाया, रुद्र, अगर तुम में सच में दम है तो बाहर आओ और मुझसे लड़ो। अगर मैं जीतता हूं तो तुम मिस्टर इंद्रसेन से माफी मांगोगे। अगर मैं हारता हूं तो मैं तुमसे माफी मांगूंगा। कैसा रहेगा? जैन में अजय के कौशल को जाना जाता था, इसलिए उसे ऐसे शब्द कहने का आत्मविश्वास था। तुम क्या हो? क्या तुम मेरे साथ आमने सामने की लड़ाई के भी लायक हो? रुद्र ने सीधे जवाब दिया। उसका चेहरा बेहद घृणित था। असल में वो शेख ही नहीं मार रहा था। भले ही अजय एक साधारण व्यक्ति के पास प्रभावशाली कौशल था, फिर भी वो रुद्र का प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा और उसे अजय जैसे किसी से लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर तुम्हें लगता है कि अकेला अजय काफी नहीं है तो मुझे भी इसमें शामिल कर लो। हम दोनों तुम्हारे खिलाफ। क्या कहते हो? इंद्रसेन ने जल्दी से चिल्लाया, तुम दोनों भी काफी नहीं हो। रुद्र ने फिर से सिर हिलाया। अगर वे दोनों भी काफी नहीं हैं तो मुझे भी जोड़ लो। तेजस्विनी अजय और इंद्रसेन का रुख देखकर बड़े भाई के रूप में वह स्वाभाविक रूप से चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता था। भले ही उसका रुद्र के साथ कोई विवाद नहीं था, फिर भी वो खड़ा हो गया। इस दृश्य को देखने के बाद दर्शक भावनाओं से भरे हुए थे। उन्होंने महसूस किया कि भले ही रुद्र के पास कोई प्रभावशाली पृष्ठभूमि या कौशल नहीं था, वो लोगों को नाराज करने में काफी अच्छा था। उसने सीधे सीधे 4 प्रांतों के 4 सबसे प्रसिद्ध युवा मास्टर्स को नाराज कर दिया था। सौभाग्य से आर्थर मौजूद नहीं था, वरना रुद्र उन सभी 5 को नाराज कर देता। कंचन पूरी तरह से पागल हो रही थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो इतना अज्ञानी होगा। रुद्र, हम तीनों एक साथ तुम्हारे खिलाफ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये काफी है? इंद्रसेन ने घमंड से पूछा। वह चुप रहा, इंद्रसेन को देखते हुए। तुम यहां क्या कर रहे हो? हालांकि उसी समय अचानक एक फटकार भरी आवाज सुनाई दी। सभी ने अपना सिर घुमाया और एक सूट पहने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को उनकी ओर आते हुए देखा। वो होटल के महाप्रबंधक संजय थे। संजय को पहचानते हुए इंद्रसेन एक पल के लिए हिचकिचाया, इससे पहले कि वो उससे फुसफुसाया, अंकल संजय, मैं बस यहाँ एक छोटा सा झगड़ा सुलझा रहा हूँ। संजय ने स्वाभाविक रूप से रुद्र पर एक नजर डाली। चूंकि वो रुद्र से पहले कभी नहीं मिला था, वो उसे पहचान नहीं पाया। एक ठंडी आवाज में उसने इंद्रसेन से कहा, मिस्टर इंद्रसेन, शाम की पार्टी शुरू होने वाली है। मिस्टर निहाल और मिस्टर रुद्र किसी भी समय आ सकते हैं। अगर वे ये दृश्य देखते हैं तो तुम्हारे पिता तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। तो अगर कोई विवाद है तो इसे पार्टी के बाद सुलझाओ, वरना मुझे तुम्हें इज्जत न देने के लिए दोष मत देना। संजय की आवाज कठोर थी, जिसमें बातचीत के लिए कोई जगह नहीं थी। इंद्रसेन संजय के शब्दों का मतलब समझ गया, इसलिए उसने गहरी सांस ली और रुद्र से कोल्डली कहा, ठीक है, आज खुद को भाग्यशाली समझो लड़के। भविष्य में तुमसे हिसाब चुकाने के लिए मेरे पास बहुत सारे मौके होंगे। ये शब्द कहने के बाद इंद्रसेन मुड़ा और चला गया। अजय ने रुद्र पर हल्के से नजर डाली। उसका मानना था कि रुद्र पहले से ही एक मरा हुआ आदमी था। इंद्रसेन उसे कभी नहीं छोड़ेगा। शाम की पार्टी का अंत रुद्र की अंतिम समय सीमा होगी। एक ठंडी हंसी के साथ अजय इंद्रसेन के पीछे पीछे चला गया। इस बिंदु पर कुछ मेहमान पहले ही होटल के प्रवेश द्वार पर आ चुके थे, यह जानते हुए कि मिस्टर रुद्र जल्द ही दिखाई देंगे। भीड़ ने रुद्र पर ध्यान केंद्रित करना जारी नहीं रखा। इसके बजाय उन्होंने निहाल और मिस्टर रुद्र के आने का इंतजार करने के लिए प्रवेश द्वार पर इंतजार करना चुना। कंचन जानती थी कि इंद्रसेन रुद्र को आसानी से नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसने जल्दी से रुद्र को और परेशानी न पैदा करने के लिए कहा और जल्दी से रेस्टरूम की ओर चली गई।
रेस्टरूम में कंचन ने अपने परिवार से संपर्क करने और ये देखने के लिए एक कॉल करने की योजना बनाई कि क्या रुद्र को बचाने का कोई तरीका था। हालांकि वह जानती थी कि इंद्रसेन से निपटना बेहद मुश्किल होगा। वो रुद्र को आसानी से छोड़ना नहीं चाहती थी। आखिरकार रुद्र ने उसकी जान बचाई थी। इस बीच राधिका और रवीना रुद्र के पास पहुंची। राधिका ने रुद्र को एक घृणित नजर दी और एक व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, रुद्र, तुम और भी प्रभावशाली होते जा रहे हो। तुम अजय, इंद्रसेन और तेजस्विनी को भी नजरअंदाज करने की हिम्मत करते हो। हाँ, रुद्र का कौशल सच में बढ़ रहा है। आराध्या ने भी अपनी घृणा दिखाते हुए बात में हिस्सा लिया। रुद्र ने अपना सिर घुमाया और राधिका और आराध्या को बिना कुछ कहे देखा। रवीना का चेहरा चिंता से भरा हुआ था और उसने जल्दी से रुद्र से कहा, रुद्र, तुम्हें सच में सोचना चाहिए कि इस स्थिति को कैसे संभालना है। मैंने सुना है कि इंद्रसेन, तेजस्विनी और अन्य अच्छे लोग नहीं हैं। जो कोई भी उन्हें उकसाता है उसका अंत अच्छा नहीं होता। जिन्हें चिंतित होना चाहिए वे इंद्रसेन और अन्य हैं, मैं नहीं, उसने कामली जवाब दिया। राधिका ने रुद्र को देखा। उसका चेहरा कुछ हद तक परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहना है। इंद्रसेन और बाकी लोगों के जाने के बाद रुद्र ने अभी अभी हुई घटना की परवाह बिल्कुल नहीं की। आखिरकार इंद्रसेन जैसा व्यक्ति रुद्र की ऊर्जा के लायक नहीं था। जल्द ही निहाल, शौर्यवीर सिंह, नवीन, अर्पित पुखरेजा और अन्य बड़े लोग हॉल में चले गए। रुद्र ने देखा कि निहाल के साथ एक प्रतिष्ठित अधेड़ उम्र का आदमी भी था। वो अधेड़ उम्र का आदमी पार्थ से कुछ मिलता जुलता था और वह पार्थ का छोटा भाई देवेश होना चाहिए, जो इस कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति भी था। हालांकि रुद्र ने सेठी परिवार से किसी को नहीं देखा, या ये भी कहा जा सकता है कि नंदिनी व्यक्तिगत रूप से इस तरह के अवसर में भाग नहीं लेंगे। लेकिन यह सब अब महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि जब तक नंदिनी को यह संदेश मिल जाता, रुद्र का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। जब अधिकांश मेहमान आ गए तो निहाल ने सीधे होटल के कर्मचारियों को हॉल के दरवाजे खोलने का निर्देश दिया। सभी निहाल, शौर्यवीर सिंह और अन्य के पीछे एक और हॉल में चले गए। रुद्र को केवल इसी क्षण एहसास हुआ कि जिस हॉल में वे पहले थे वो सिर्फ एक प्रतीक्षालय था। असली पार्टी अंदर के हॉल में हो रही थी। अंदर का हॉल बाहर के हॉल की तुलना में बहुत बेहतर ढंग से सजाया गया था और भोज पहले से ही अंदर स्थापित किया गया था। कर्मचारियों ने मेहमानों की स्थिति के अनुसार बैठने की व्यवस्था करना शुरू कर दिया। स्थिति जितनी करीब थी, प्रतिष्ठा उतनी ही अधिक थी, और जितनी दूर थी, स्थिति उतनी ही कम थी। लगभग 10 मिनट के बाद अधिकांश लोगों ने अपनी अपनी सीटें ढूंढ ली थी। राधिका, रवीना, आराध्या और अन्य रजत के संपर्कों के माध्यम से आए थे। उनके पास मूल रूप से सीटें नहीं थी, लेकिन कंचन ने देखा कि रुद्र राधिका, रवीना और अन्य को जानता था, इसलिए उसने उन्हें अपने बगल में बैठने की व्यवस्था की। कंचन की अपनी सीट वास्तव में काफी पीछे थी, लेकिन राधिका, आराध्या और अन्य के लिए एक सीट होना पहले से ही काफी अच्छा था। वे ऐसी स्थिति में नखरे करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। हालांकि इंद्रसेन के संबंध के कारण राकेश और अजय एक बहुत ही प्रमुख स्थिति में बैठे थे। आखिरकार इंद्रसेन और तेजस्विनी की भयानक पृष्ठभूमि थी। अजय ने शुरू से अंत तक बहुत स्वाभाविक रूप से व्यवहार किया, क्योंकि इंद्रसेन के साथ उनका एक अच्छा रिश्ता था। इंद्रसेन के बगल में बैठना उनके लिए स्वाभाविक था। दूसरी ओर राकेश कुछ हद तक अभिभूत था। उसने इंद्रसेन से फुसफुसाते हुए कहा, मुझे इतनी प्रमुख स्थिति में व्यवस्थित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश के पिता एक दूर के शहर में सिर्फ एक उपमहापौर थे और उनके पास इस तरह के कार्यक्रम में भाग लेने की योग्यता भी नहीं थी। लेकिन अब राकेश सामने की 3 पंक्तियों में बैठ सकता था और वह निश्चित रूप से बहुत उत्साहित था। यह कुछ भी नहीं है, तुम अजय के दोस्त हो, इसलिए तुम मेरे दोस्त भी हो। इंद्रसेन अभी भी रुद्र के साथ जो हुआ था उससे उबर रहा था और उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, वो रुद्र वास्तव में अहंकारी है। मुझे सच में नहीं पता कि उसे ये हिम्मत कहां से मिलती है। राकेश जानता था कि इंद्रसेन क्या सोच रहा था, इसलिए उसने जल्दी से कहा, हम्फ,
इंद्रसेन ने ठंडक से कहा और आगे कहा, अगर संजय मेरे अच्छे समय को बर्बाद नहीं करता तो मैं निश्चित रूप से रुद्र को सबक सिखाता, भले ही उसकी एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शांत हो जाओ। अब जब हमने रुद्र की पहचान का पता लगा लिया है तो जब तक हम भोज के खत्म होने का इंतजार करते हैं, क्या इस बच्चे से निपटना हमारे लिए आसान नहीं होगा? तेजस्विनी ने देखा कि इंद्रसेन की आवाज थोड़ी तेज थी, इसलिए उसने उसे धीरे से याद दिलाया। इंद्रसेन ने एक गहरी सांस ली और जारी नहीं रखा। मैंने सुना है कि अंकल अर्पित पोखरेजा का मिस्टर रुद्र के साथ एक अच्छा रिश्ता है। क्या तुम मिस्टर रुद्र से मिले हो? इस समय अजय उत्सुक था कि मिस्टर रुद्र वास्तव में कौन थे। हालांकि उसने देखा कि उस मेज पर मुख्य सीट जहां निहाल, अर्पित पोखरेजा और अन्य बैठे थे वो खाली थी। ये दर्शाता है कि मिस्टर रुद्र अभी तक नहीं आए थे। मैं भी इस मिस्टर रुद्र से नहीं मिला हूं, लेकिन मेरे पिता ने कहा कि वो आज मुझे मिस्टर रुद्र से मिलवाएंगे, इंद्रसेन ने लापरवाही से कहा। इंद्रसेन की बातों को सुनकर राकेश, अजय, तेजस्विनी और बाकी लोग स्वाभाविक रूप से बहुत ईर्ष्यालु महसूस करने लगे। आखिरकार उन्होंने आज मिस्टर रुद्र की शक्ति और प्रभाव को देखा था। अगर इंद्रसेन वास्तव में उन्हें जान पाता तो ये एक कदम में आसमान तक पहुंचने जैसा होगा। इंद्रसेन खुद भी बहुत गर्व महसूस कर रहा था और जारी रखा, चिंता मत करो, जब हम बाद में मिस्टर रुद्र से मिलेंगे तो मैं तुम सभी को निश्चित रूप से साथ लाऊंगा। मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा, कम से कम उन पर तुम्हारा कुछ प्रभाव तो पड़ेगा, है ना? खैर, बहुत बहुत धन्यवाद, राकेश कृतज्ञता पूर्वक बोला। दूसरी ओर अजय और तेजस्विनी कुछ हद तक निराश महसूस कर रहे थे। प्रांतों के 4 उत्तराधिकारियों में सबसे डरावनी पृष्ठभूमि और ताकत वाला आर्थर था, क्योंकि अथर्व का परिवार पहले ही पुणे में सत्ता के केंद्र तक पहुंच चुका था। अगला तेजस्विनी था और उसके बाद इंद्रसेन आया। अजय अपने पिता की पदोन्नति के कारण इंद्रसेन के बराबर था, लेकिन अगर वो मिस्टर रुद्र को जान पाता तो उसका नेटवर्क और संपर्क तेजस्विनी और अजय के उन संपर्कों को पार कर सकते थे। यही उनकी निराशा का कारण था। राकेश दूसरी ओर इंद्रसेन के समान स्तर पर नहीं था, इसलिए उसके पास ऐसे विचार नहीं थे। दूसरी तरफ संजय ने नेहाल से संपर्क किया, यह देखकर कि मिस्टर रुद्र अभी तक नहीं आए थे। उसने धीरे से पूछा, मिस्टर नेहाल, मिस्टर रुद्र कब आ रहे हैं? आपको क्या लगता है कि कार्यक्रम शुरू करने का उपयुक्त समय कब है? मिस्टर रुद्र पहले ही आ चुके हैं। अगर अधिकांश मेहमान आ गए हैं तो चलो शुरू करते हैं, नेहाल ने जवाब दिया। वो पहले ही आ चुके हैं। संजय की आंखों में आश्चर्य चमक गया। ये सुनकर बाकी सभी ने भी उलझन भरे भावों के साथ नेहाल की तरफ देखा। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद नेहाल खड़ा हुआ और सामने के मंच पर चला गया। सभी जानते थे कि जब नेहाल मंच पर कदम रखते हैं तो इसका मतलब है कि कार्यक्रम शुरू होने वाला है, इसलिए वे सभी शांत हो गए। नेहाल ने मेजबान के हाथ से माइक्रोफोन लिया और मेहमानों को संक्षेप में बधाई दी। फिर उसने अपनी नजर रुद्र पर डाली, जो बहुत दूर नहीं था। रुद्र ने थोड़ा सिर हिलाया, यह दर्शाता है कि नेहाल आगे बढ़ सकता है। नेहाल हल्के से मुस्कुराया और धीरे से कहा, आप सभी का यहां आने के लिए, समय निकालने के लिए धन्यवाद। मैं जानता हूं कि आप मेरे लिए नहीं आए थे, बल्कि हमारी कंपनी के सीईओ मिस्टर रुद्र से मिलने आए थे, और मिस्टर रुद्र आज हमारे बीच यहां हैं, इसलिए कृपया उनका मंच पर कुछ शब्द कहने के लिए स्वागत करें। नेहाल के इतना कहने के बाद भी तुरंत बेचैन हो गई। ये अरबती यहां केवल मिस्टर रुद्र से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए इकट्ठा हुए थे, है ना? इस पल में रहस्यमय मिस्टर रुद्र आखिरकार दिखने वाले थे, और ये लोग निस्संदेह बहुत उत्साहित थे। ये मिस्टर रुद्र आखिर कौन है? हाँ, मिस्टर रुद्र पहले ही अंदर आ चुके हैं। मैंने उन्हें क्यों नहीं देखा? मुझे नहीं पता कि क्या ये मिस्टर रुद्र वास्तव में उतने ही युवा है जितना कि दूसरे लोग कहते हैं। भीड़ ने तालियां बजाई और आपस में फुसफुसाए। कुछ लोग तो इधर उधर देखने भी लगे, इस मिस्टर रुद्र की एक झलक पाने के लिए बेचैन थे। यहां तक कि राकेश, अजय, इंद्रसेन, रवीना और अन्य लोग भी उम्मीद से भर गए। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये मिस्टर रुद्र हैंडसम है या नहीं? आराध्या ने अपने चेहरे पर मोहित भाव के साथ कहा। इस बीच
रुद्र ने एक गहरी सांस ली। वह जानता था कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका उसे देर सवेर सामना करना ही पड़ेगा। इसके अलावा प्रिया के ठिकाने का पता नहीं होने के कारण रुद्र को नंदिनी से मिलने और प्रिया को खोजने के अवसर का लाभ उठाना पड़ा। तो रुद्र धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसे खड़ा होते देखकर राधिका चौंक गई और फिर भौहें चढ़ाकर बोली, रुद्र, तुम सच में खुद को मिस्टर रुद्र नहीं समझ रहे हो, है ना? जल्दी बैठ जाओ, ये तुम्हारे मजाक का समय नहीं है। हम तुम्हारी वजह से शर्मिंदा नहीं होना चाहते। रुद्र ने पहले राधिका को बताया था कि वो मिस्टर रुद्र है, लेकिन उसने इस बात को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया था। यही वजह थी कि उसने ऐसी बातें कही। हाँ रुद्र, नाटक बंद करो और जल्दी से बैठ जाओ, कंचन गुस्से से डांट कर बोली। आखिरकार इतने बड़े लोग मौजूद थे। अगर रुद्र ने कोई गलतफहमी पैदा कर दी तो यह परेशानी का कारण बन जाएगा। जिस मिस्टर रुद्र का नेहाल ने जिक्र किया वो मैं हूं। रुद्र ने राधिका की अनदेखी की और कंचन को समझाया। उसने उसे देखा और बोलने ही वाली थी, लेकिन उसने शब्दों को बर्बाद करना जारी नहीं रखा। वो बस धीरे धीरे मंच की ओर चला गया। तुम क्या कर रहे हो रुद्र? कंचन ने बेचैनी से पुकारा। अरे नहीं, क्या रुद्र का दिमाग खराब हो गया है? ये उसके लिए शरारत करने का समय नहीं है। आराध्या ने भी अपनी भीगी आंखों से चिल्लाया। उसे रुद्र की सुरक्षा की चिंता नहीं थी, वो बस उसकी वजह से मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती थी। इस बीच एक उत्तेजित लहजे में रवीना रुद्र को वापस बुलाना चाहती थी, लेकिन ऐसा लगा कि उसने कुछ नहीं सुना और आगे बढ़ता रहा। रुद्र, राधिका इसे और बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपने दांत पीसते हुए चिल्लाई। उसे बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि उसे लगा कि उसने अभी अभी उसका अपमान किया था और वो बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए उसने ऐसा किया। लेकिन अब पछतावा करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। रुद्र अभी भी आगे बढ़ रहा था। कुछ सेकंड बाद तालियां रुक गई, लेकिन महान मिस्टर रुद्र अभी भी नहीं दिखाई दिए थे। उस पल एक आदमी जो वेटर जैसा लग रहा था सभी की नजरों में आया। इसके अलावा यह आदमी धीरे धीरे निहाल की स्थिति की ओर बढ़ रहा था। रुद्र वहां क्यों गया? अजय ने जब रुद्र को देखा तो बुदबुदाया। इंद्रसेन स्वाभाविक रूप से एक पल के लिए रुका और फिर तिरस्कार से कहा, क्या उसे कोई समस्या है? पहले ही इतना समय हो गया है और वो लापरवाह होने की हिम्मत कर रहा है। क्या उसे लगता है कि उसके पास जीने के लिए बहुत ज्यादा समय है? राकेश ने तिरस्कार से कहा और अपने दिल में आह भरी। रुद्र, मुझे लगता है कि तुम सच में पागल हो गए हो। तुम अभी भी ऐसे समय में ऐसा मजाक करने की हिम्मत करते हो। तुम बस मौत को बुलावा दे रहे हो। इस पल में रुद्र पहले ही मंच से उतर चुका था और मंच पर चढ़ने वाला था। इससे पहले सुरक्षा गार्डों ने सोचा था कि रुद्र को कुछ और काम है, इसलिए वे आए थे। हालांकि जब उन्होंने देखा कि रुद्र मंच पर जाने वाला था तो वे उसे रोकने के लिए भागे। रुको! लेकिन इस पल में निहाल अचानक चिल्लाया। सुरक्षा गार्ड चौंक गए। निहाल रुद्र के सामने दौड़ा और धीरे से उसका अभिवादन किया। मिस्टर रुद्र, आप यहाँ हैं। निहाल के इतना कहने के बाद पूरा बैंक्वेट हॉल शांत हो गया। उस पल मौके पर मौजूद मालिकों को एहसास हुआ कि वह साधारण दिखने वाला युवक वास्तव में वो मिस्टर रुद्र था जिसका वे इंतजार कर रहे थे। रुद्र को देखकर शौर्यवीर सिंह, अर्पित पोखरेजा और अन्य लोग खड़े हो गए और एक एक करके मिस्टर रुद्र चिल्लाने लगे। इन बड़े लोगों के एक साथ बोलने से मिस्टर रुद्र के रूप में रुद्र की पहचान की पुष्टि हुई। इंद्रसेन अवाक था, अपनी जगह पर जम गया था। उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा था। इस बीच रुद्र शांत रहा, क्योंकि उसने नेहाल और अन्य लोगों का सामना किया। भीड़ की अविश्वसनीय नजरों के तहत धीरे धीरे मंच पर चला गया। राधिका ने रुद्र के शरीर को देखा और उसे लगा कि वो सपना देख रही थी। उसे लगा कि इस पल में रुद्र का शरीर इतना अपरिचित फिर भी इतना परिचित था। क्या ऐसा हो सकता है कि रुद्र सच में महान मिस्टर रुद्र था? राधिका इस सच्चाई पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकती थी। हालांकि इस पल में यह तथ्य निस्संदेह वास्तविक और उसकी आंखों के सामने प्रस्तुत था।
जिन लोगों ने कभी रुद्र को नहीं देखा था, उनके चेहरों पर भी अविश्वास के भाव थे, क्योंकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनके सामने दिखने वाला साधारण आदमी वास्तव में महान मिस्टर रुद्र था। लेकिन उन्होंने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार निहाल, शौर्यवीर सिंह और अन्य लोग पहले ही आगे आकर रुद्र की पहचान की पुष्टि कर चुके थे। उन्हें इस पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं था, चाहे रुद्र कितना भी साधारण व्यक्ति क्यों न लगे। ये इस तथ्य को नहीं बदल सकता कि वह निहाल, शौर्यवीर सिंह और अन्य लोगों का बॉस था। ये इस तथ्य को नहीं बदल सकता कि रुद्र 4 प्रोविंसेस के शिखर पर खड़ा था, और सेठी के अलावा 4 प्रोविंसेस में कोई भी रुद्र, मिस्टर रुद्र का विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था। और ऐसे बहुत कम लोग थे जो सेठी के अस्तित्व के बारे में जानते थे, इसलिए हर किसी को लगता था कि रुद्र 4 प्रोविंसेस में नंबर 1 व्यक्ति था, और वह 4 प्रोविंसेस में सबसे उत्कृष्ट अस्तित्व भी था। रुद्र ने इतनी कम उम्र में ऐसा स्थान हासिल कर लिया था। अगर उसे कुछ और साल दिए जाते तो यह अकल्पनीय होता कि वह क्या हासिल कर सकता था। रवीना ने मंच पर रुद्र को देखते हुए अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसके चेहरे पर सदमे का भाव था। तो रुद्र ही मिस्टर रुद्र है। रवीना ने धीरे से आह भरी। रवीना के लिए पहले हुई हर चीज अचानक समझ में आ गई। रुद्र के बारे में उसकी चिंताएं हवा में गायब हो गई। अब वह समझ गई कि रुद्र में ऐसा प्रभावशाली तरीका क्यों था जो सभी की उपेक्षा करता था। यह सब इसलिए था क्योंकि रुद्र के पास ऐसा करने की पूंजी थी। रुद्र, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं तुम्हारे बारे में इतनी चिंतित नहीं होती। रवीना अचानक बहुत खुशी से मुस्कुराई।